हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में हम लेसन नंबर 12 रानी पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आपको पता ही होगा कि हमने लेसन नंबर 11 एक यात्रा यह भी वहाँ तक अपना अभ्यास पूर्ण किया है, पढ़ाई पूर्ण करी है। और अभी हम लेसन नंबर 12 रानी पढ़ेंगे। पहले हम महादेवी वर्मा जी जो हैं लेखिका, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हिंदी साहित्य के छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। ये इनको एक आधुनिक मीरा की उपाधि भी दी गई है। और उनके जन्म और निधन की तारीख दी गई है यहाँ पे 26 मार्च 1907 और निधन 11 सितंबर 1987। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महादेवी वर्मा जी के बारे में हमने जाना कि उनका जन्म हुआ था 1907 और उनका निधन हुआ था 1987। यहाँ पे सिर्फ साल दी गई है, हमने ऑलरेडी तारीख भी जान ली है। तो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। ये जो दी गई है ये उनकी पंक्तियाँ हैं। और जैसे कि हमने जाना कि महादेवी जी जो हैं वो वे ऐसे एक संवेदनशील व्यक्ति हैं जो जीव मात्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। और छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, उनमें से वे एक है। 4 स्तंभ माने क्या? 4 पिलर्स। छायावादी हिंदी साहित्य में छायावाद में 4 पिलर्स गिने जाते हैं। वो 4 पिलर्स कौन है? तो ये जो है प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला, ये चारों लेखक हैं। और वे सारे अपने अपने शैली में बहुत ही अच्छी तरह से लिखने में माहिर है। इनमें से प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर, गंभीर, दर्द की दास्तान सुनने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में माने कि उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। बराबर, विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में मतलब एक बहुत ही अच्छी, जिसमें कोई दोष नहीं हो, ऐसी एक अच्छी नारी के रूप में पूरा जीवन उन्होंने काटा। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। मुख्यतया वे एक कवियत्री हैं, उन्होंने पोएट्री भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी, लेकिन कई कई उन्होंने रेखा चित्र भी लिखे। अभी ये जो गद्य है रानी, ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र माने क्या? जैसे कि इंग्लिश में आप लोग बोलते हो ना स्केच, स्केच बनाया, स्केच को हिंदी में हम बोलेंगे रेखा चित्र।
तो रेखा चित्र माने क्या कि रेखाओं को खींच के, लाइंस को अच्छी तरह से शेप दे के किसी वस्तु को पाठक के समक्ष या किसी व्यक्ति के समक्ष अच्छी तरह से पेश करना, बराबर। तो स्केच में जैसे आप देखते हो कि लाइन बाय लाइन इतनी अच्छी तरह लाइनों को जोड़ते हैं और एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने आती है। उसी तरह से रेखा चित्र में भी एक 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 कड़ी को जोड़ के पाठक को अच्छी तरह से पढ़ने में और लेखक या लेखिका जो कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझाने में सफल होने का प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यह जो है ये इनकी रचनाओं के बारे में कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, किन किन शीर्षक के द्वारा लिखा है, उसकी बात की है। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। निक्की और रोजी ये किनका नाम है? निक्की और रोजी जो है ये बिल्लियों का नाम है। सम्मिलित है जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा कि महादेवी वर्मा जी जो है वे पशुओं के प्रति उनको अनन्य प्रेम था। उनके पास बहुत सारे ऐसे पालतू पशु थे और पशु मनुष्य से भी अच्छी तरह से वफादारी करते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी पता ही होंगे। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे पशु थे, नेवला, कुत्ती, अभी ये रानी करके घोड़ी और फिर और भी पशु थे। तो ये जो है पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। उनको इतना प्रेम था कि जैसे हिंदू धर्म में व्यक्तियों के मृत्यु के पश्चात उनको अग्निदाह दिया जाता है और उनकी अस्थियों को पानी में बहाया जाता है, उसी प्रकार वे पशुओं को प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु के बाद वो उनको अग्निदाह देते थे और उनकी अस्थियों को पानी में बहाते थे। उनका इतना प्रेम था पशुओं के प्रति। तो जैसे कि हमने जाना कि रानी नाम की एक घोड़ी की यहाँ पे बात करी हुई है, तो हम आगे आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं। चलिए, इस लेसन में और एक कैरेक्टर की बात करी है, रामा नाम के कैरेक्टर की बात करी है। रामा माने उनके घर का एक सदस्य ही माना जाता है। नौकर तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उनके घर में उनको हर एक काम में हेल्प करने वाला एक व्यक्ति जो घर का सदस्य ही है, ऐसा माना जाता है। तो पाठ की शुरुआत करेंगे, हम गद्य की शुरुआत करेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था, बराबर। इंदौर में रियासत थी तो बहुत से ऐसे घोड़े वहाँ पे देखने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, माने ज्ञान बढ़ाया था। ज्ञानवर्धन करना माने ज्ञान बढ़ाना। इसके अलावा हमने अंग्रेजों के बच्चों को देखा हुआ था कि वो सफ़ेद टट्टू पे एक छोटे छोटे टट्टुओं पे बैठते हैं या फिर सफ़ेद गधों पे बैठते हैं। अभी हमें तो पता है कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे कि किसी को कोई सज़ा देनी हो तो उनको मुंह काला करके गधों पे उल्टा बिठाया जाता था।
पर यहाँ पे तो अंग्रेज़ों के जो बच्चे थे वो खुशी खुशी गधों पे बैठ जाते हैं, जिसके संबंध में रामा ने यहाँ पे लेखिका कहते हैं कि रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। पर घूमते देखते थे, रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। और रामा जो हमें कहानियाँ कहता था उसमें तो राजा कोई अपराध करे तो ऐसे अपराधियों को गधे पे बिठाकर देश से निकाल देते थे, ऐसा हम सुनते थे। पर यहाँ पे तो इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। लेखिका कहते हैं कि इनको तो खुशी खुशी गधे पे बैठने में मज़ा आता है, तो हमें पता नहीं चल पाता कि इनको दंड मिला है कि वो अपने आप खुशी से बैठे हैं गधे पे। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। हमें कोई भी प्रश्न हो हमारे मन में या हमें कोई भी प्रश्न विवल करे तो उसका समाधान हम रामा के पास प्रश्न पूछ के जान लेते थे। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तो रामा हमें क्या कहता था कि इनको विलायत से मतलब बाहर से, बाहर के देश से दंड मिला है और भारत भेजा है, क्योंकि उस देश में ऐसा कोई वाहन माने गधा है ही नहीं, ऐसा इसीलिए उनको दंड स्वरूप यहाँ पे गधे पे बैठकर भेजा गया है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है, हमारे पास छोटा घोड़ा तो होना ही चाहिए। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं कि हमने एक बार बाबूजी को मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास हम कोई भी छोटा घोड़ा भी नहीं है, सारे बच्चे ऐसे घोड़े पे बैठते हैं और हमें तो कोई भी ऐसा घोड़ा लाकर ही नहीं देते आप, तो आप प्लीज़ हमें एक छोटा सा घोड़ा लाकर दीजिए। जैसे कि आजकल के बच्चे कैसे मम्मी पापा के सामने हट करते हैं 9th या 10th में आए कि हमें व्हीकल चाहिए, मोबाइल चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार से उस समय इतना टू व्हीलर और ऐसा तो कुछ था नहीं, तो ये क्या मांगते हैं, वाहन स्वरूप घोड़ा मांगता है छोटा सा। तो बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे, माने गधे पर बैठोगे ऐसा? तुम कहो, ऐसे हम लोग तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और एक दूसरे को पूछने लगे कि साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है, कि हम क्यों सफ़ेद टट्टू पर बैठे, सफ़ेद टट्टू माने तो गधा होता है, हम टट्टू पर नहीं बैठेंगे, गधे पर नहीं बैठेंगे, उसके ऊपर बैठना तो सजा है, तो हमें वो नहीं चाहिए। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बंधा गया है। चॉकलेटी रंग का टट्टू हमने जो अभी मैंने आपको एक घोड़े की तस्वीर दिखाई थी ना चॉकलेट कलर का, वैसा ही एक टट्टू यहाँ पे लेखिका कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद हमने देखा कि वैसा ही एक छोटा सा घोड़ा हमारे आंगन के बरामदे में बांधा गया है, पश्चिम वाले बरामदे में। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया, बराबर। घोड़े के लिए नहीं बनाया गया था, तो उसके लिए अभी एक दरवाज़ा और ये सब तो बनाना पड़े, इतना बड़ा एक जानवर आए तो उसके लिए एक दरवाज़ा, बड़ा सा दरवाज़ा बनाया। आगे देखिए। हाँ, और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि के लिए, देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। एक एक व्यक्ति उसकी देखभाल करने के लिए भी रखा गया, उसका नाम क्या था, छुट्टन। ओके।
पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम होते थे, रामा, छुट्टन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। अभी तो हमें ऐसा लगने लगा कि ये घोड़ा हमारे घर में आया, छोटा सा टट्टू आया, तो उसके लिए इतनी सारी चीज़ें रखी गई, और हमारे लिए तो कोई ऐसा नौकर भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा लेखिका को हुआ। और हमारे दूसरे जो साथी थे, जो जानवर हमारे घर में पालतू थे, उनके लिए भी कोई एक्स्ट्रा नौकर या उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई। तो इसके लिए क्यों? रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता। रामा को तो हम नौकर में नहीं गिनते थे, हमारे घर का एक सदस्य ही था, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रोजी और निक्की हमने बताया ना कि वो बिल्लियों का नाम है। तो रामा तो हमें कभी कभी डांट भी देता था और कभी कभी हमारे कान भी खींचता था, और उसको तो हम नौकर नहीं कह सकते। और अ, ये जो रोजी और निक्की थी, उसके उसके साथ ही हमें हमेशा रहना पड़ता था, हमारे लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और ये नया टट्टू आया घर में, उसके लिए तो दरवाज़ा बनाया और ऐसे सब काम किया। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। रुष्ट माने रूठ गए और उससे नाखुश रहने लगे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। बाबूजी ने हमें बताया कि ये आप लोगों की सवारी के लिए मैं लेके आया हूँ। फिर भी हम उससे रूठे रूठे ही रहने लगे, लेकिन 4-5 दिन तक हमने उससे मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता था। ओके, ये जो घोड़ी है, उसको क्या कहकर पुकारा जाता था? ताज रानी। ओके, ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे।